हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स। आज सेमीकंडक्टर की वीडियो का पार्ट 3 है एंड इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके उन वीडियोस को देखो। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीएन जंक्शन एंड रेक्टिफायर्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का आता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैन नॉट बी स्किप्ड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा ये आपका सिलेबस है, प्लीज गो थ्रू इट वंस। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ये सब कर चुके हैं यहाँ तक। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रे ऑप्टिक्स में हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे ही इसमें रेक्टिफायर्स है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में पूछने के। सो एंड तक देखना वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़ाए थे, है ना। उनमें क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं होल्स, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पीएन जंक्शन बेसिकली एक बाउंड्री लाइन होती है जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में होती है, ठीक है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पीएन सेमीकंडक्टर हम दोनों को फेविकॉल लगा के या बहुत क्लोज कांटेक्ट में रख के नहीं बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम पीएन जंक्शन? हमारे पास एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का एटम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करके इस साइड पे हम पी इम्प्योरिटी, पी टाइप इम्प्योरिटी मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को इन्फ्यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन टाइप इम्प्योरिटी मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डालेंगे। तो क्या होगा, एटम्स आपस में अरेंज होंगे और एक जगह एक्सेप्टर आयन का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा और दूसरी जगह डोनर आयंस का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तब बनेगा यहाँ पे पी एन जंक्शन। तो ये बीच का जो जंक्शन होता है इसी को ही हम पीएन जंक्शन कहते हैं, अभी मैं पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली पीएन जंक्शन क्या है, एक बाउंड्री लाइन है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यहाँ डिफ्यूजन करंट होता है, ठीक है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, जंक्शन फॉर्म बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में फिर से बताती हूँ, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जिसको हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाल के बनाते हैं, ठीक है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डाल के बनाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम यूज करते हैं, हम रेक्टिफायर्स में इसको यूज करेंगे, डायोड को। यूज्ड इन डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडी, सोलर सेल्स। फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी मेड बाय फिजिकली जॉइनिंग टू पीसेस। अभी मैंने आपको बताया एक पी और एन को हम फेविकॉल से जोड़ नहीं सकते हैं, तब नहीं बन जाएगा पीएन जंक्शन। उसको इंटरनली हमें करना पड़ेगा, उसके एटम्स को डिसलोकेट होना पड़ेगा। सरफेस इरेगुलरिटीज टू लार्ज कंपेयर्ड मस्ट बी फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल क्रिस्टल बाय डिफ्यूजन। सिंगल क्रिस्टल बाय डिफ्यूजन का मतलब यही है कि एक सेमीकंडक्टर लो, या तो जर्मेनियम लो या सिलिकॉन लो, उसी में ही डिफ्यूज कर करके एक तरफ पी टाइप इम्प्योरिटी को डिफ्यूज करो, दूसरी तरफ पेंटावेलेंट को डिफ्यूज करो, तब बनेगा पीएन जंक्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2 में क्या है, अब एक तरफ होल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया। तो अब क्या होगा, होल्स यहाँ से पी साइड से उधर एन साइड की तरफ मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएंगे। सेकंड, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन। अब होल्स कहां से यहाँ जाएंगे, पी से एन। यहाँ पे ये पी था, ये एन था, यहाँ पे होल्स ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब जो ये होल्स हैं ये यहाँ पे मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे मूव करेंगे,
ठीक है, तो एक करंट, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। ऑब्वियसली जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं तो करंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो करेगा। स्टेप नंबर 2 में बस इतना ही है कि पी टाइप से होल्स निकल के वहां जाएंगे एंड एन टाइप में एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पी साइड को आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे देखते हैं क्या होगा। तो अब स्टेप नंबर 3, अब हमारा क्या बनेगा, डिप्लीशन रीजन बनेगा। ये कैसे बनेगा, इसको एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं आपको। सी, जब यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके एन साइड से पी साइड में आएंगे। यहाँ पे दोबारा ही बना देती हूँ मैं। ये हमारा हाफ पार्ट था, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो होल्स थे, वो यहाँ से मूव करके इधर जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन सारे इधर से मूव करके इधर आ रहे थे, है ना। तो अब क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वहां पे क्या होगा, बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक बैरियर बन जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए और जो होल्स यहाँ पे बच गए, अब वो मूव नहीं कर पा रहे। क्यों मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर बन गया, एक बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जाने ही नहीं दे रहे हैं, ट्रैफिक जैम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ना तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ पा रहे हैं, ना होल्स यहाँ से यहाँ आ पा रहे हैं। तो ये क्या बन गया, एक बैरियर बन गया। और इसी रीजन को ही हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। जो ये वाला रीजन होगा ना, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। अब यहाँ पे सारे इमोबाइल आयंस है। इमोबाइल आयंस मतलब जो मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई है, ना अब होल्स यहाँ से यहाँ जा पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पा रहे हैं, ना ही होल्स यहाँ से यहाँ जा पा रहे हैं। एक बैरियर क्रिएट हो गया जिसको बोला डिप्लीशन रीजन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये क्या है, डिप्लीशन रीजन। और याद रखना, डिप्लीशन रीजन में ये पी है और ये एन है, तो इसके साइड में ही इलेक्ट्रॉन बनाना, पी के साथ इलेक्ट्रॉन बनाना। ऐसा मत करना कि एन के साथ इलेक्ट्रॉन बना दे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। नहीं, डिप्लीशन रीजन तो तब बनेगा ना जब वो एक साइड से दूसरी साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब होल्स आएंगे, ऑपोजिट साइड होगा। तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये क्या बन गया, हमारा एक डिप्लीशन रीजन बन गया। अब इस डिप्लीशन रीजन बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, एक बैरियर वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, एंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल। तो एक फिक्शियस बैटरी के तरीके से काम करेगी, और यहाँ पे क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगी। अभी बताती हूँ इसको। सबसे पहले डिप्लीशन रीजन वाला देखते हैं। सी, डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन, what happens, electrons leave the n side लीव करते हैं इलेक्ट्रॉन और इधर आते हैं। होल्स लीव p साइड, होल्स p साइड को लीव करके उधर की तरफ जाते हैं। रीजन अराउंड जंक्शन डिप्लीटेड ऑफ मोबाइल चार्जेस, मतलब अब इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स जा पा रहे हैं, ना ही होल्स जा पा रहे हैं, बिल्कुल जाम लग चुका है, बैरियर हो चुका है। फिक्स आयन क्रिएट स्पेस चार्ज रीजन, अब जो फिक्स आयन जो वहां पे फिक्स हो चुके हैं, मतलब पी तरफ में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो चुके हैं एंड एन तरफ में होल्स फिक्स हो चुके हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, एक चार्ज रीजन बना रहे हैं। वहां पे क्या हो गए, बहुत सारे चार्जेस इकट्ठे हो गए, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगी, वहां करंट आ जाएगा। डिप्लीशन रेट ये तो अप्रोक्स वो है कि इतनी ही होती है, 0.1 माइक्रोमीटर, इतनी छोटी सी ही होती है डिप्लीशन रेट सेमीकंडक्टर्स में। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन। तो अब जो एक फिक्शियस बैटरी क्रिएट हो गई है ना, अब उससे क्या होगा, उससे करंट फ्लो करेगा, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। एंड यही जो फिक्शियस बैटरी होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो डायरेक्शन क्या होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव पे एन साइड क्यों लिखा हुआ है, ये देखो, ये थी, फिर से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आ गया था, है ना। ये पी साइड थी, ये एन साइड थी, यहाँ पे एक फिक्शियस बैटरी थी, ये उसके टर्मिनल्स थे। तो अब जो करंट है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करेगा, है ना।
तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करेगी। और पॉजिटिव कौन सी साइड है, एन साइड है। क्यों एन साइड है, क्योंकि यहाँ से सारे होल्स वहां चले गए थे एंड वहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए थे। ऐसे ये होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव के साथ एन साइड लिखा है, नेगेटिव के साथ क्या लिखा है, पी साइड, क्योंकि नेगेटिव आयन सारे यहाँ पे होंगे पी साइड की तरफ एंड पॉजिटिव आयन सारे इधर होंगे एन साइड की तरफ। डन। अब है स्टेप 5, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गई वो क्या करेगी, वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई तुम एन साइड पे जाओ, और होल्स को पुश करेगी कि तुम पी साइड पे जाओ, मतलब जो जहां से आया वो वहीं जाओ। तो उसकी वजह से एक करंट, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट अलग था। डिफ्यूजन करंट तब फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट होती है, वो पी से एन में फ्लो होता है। बट जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो कहां से कहां फ्लो होगा, वो एन टू पी फ्लो होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन्स को कि वो एन साइड पे जाएं, और होल्स को पुश करेगी कि वो वापस से अपने पी साइड पे आ जाएं। तो जिसकी वजह से एक एन टू पी एक करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट अलग होता है, डिफ्यूजन करंट पी टू एन फ्लो होता है एंड ड्रिफ्ट करंट एन टू पी फ्लो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड स्वेप्ट टू एन साइड, ये सब पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन ऑपोजिट टू डिफ्यूजन करंट, याद रखना है। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो फ्लो करता है पी से लेकर एन, और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो फ्लो करता है एन टू पी। ये ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है वही उनको पुश करती है कि वो वापस अपनी प्लेसेस पे जाएं, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट करंट आता है, ठीक है। तो अब क्या है, स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे तब स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम की। एंड इक्विलिब्रियम पे कांग्रेचुलेशंस, आपका पीएन जंक्शन फॉर्म हो चुका है। सो इक्विलिब्रियम हमारी लास्ट स्टेज है। कंडीशन क्या है, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट को ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होना पड़ेगा। रिजल्ट, कोई नेट स्टेबल डिप्लीशन रीजन, मतलब अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जंक्शन क्या हो गया, फॉर्म हो चुका है। तो ये 6 स्टेप्स थे जंक्शन फॉर्मेशन के। अब मैं फिर से एक बार बताती हूँ आपको। सबसे पहला स्टेप यही था, बिफोर जंक्शन फॉर्मेशन होल्स उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप था कि जब डिफ्यूजन करंट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और होल्स मूव कर रहे हैं, तो ये डिफ्यूजन करंट पी से लेकर एन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप ये था। उसके बाद डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लीशन रीजन मतलब जब ब्लॉकेज हो जाएगी, इमोबिल आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, एक लेयर बना लेंगे, तब वो उसी रीजन को हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन बोलेंगे। उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन। तो अब जब बहुत ज्यादा क्या हो गया, बैरियर हो गया, अब मूवमेंट नहीं हो रही है किसी भी चार्जेस की, ना होल्स की ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगी, फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव जो है ना वो कहाँ होगा, इसका एन साइड में, और जो नेगेटिव है वो इसका कहाँ होगा, पी साइड में होगा। ऑपोजिट अपोजेस फर्दर डिफ्यूजन, ये सब देखना है, इस साइड में होगा। उसके बाद ड्रिफ्ट करंट देखा, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है डिफ्यूजन करंट से। ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम अब एन साइड पे जाओ, और होल्स को कि तुम अब पी साइड पे आओ, तो एक ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड इसकी डायरेक्शन होती है एन टू पी। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्टेप नंबर 6, इक्विलिब्रियम में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल होते हैं, उस केस में हमारा पीएन जंक्शन क्या हो गया, फॉर्म हो गया। डन। तो ये थी पूरी पीएन जंक्शन की हिस्ट्री। ओके। अब है हमारा बैरियर वोल्टेज। तो बैरियर वोल्टेज वही वोल्टेज है जो जब डिप्लीशन रीजन बना था तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो गए थे और दूसरी तरफ होल्स इकट्ठा हो गए थे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी थी ना, बस वही है हमारा बैरियर वोल्टेज। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो वोल्टेज है, ये जो यहाँ पे आया है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज, और इसको डिनोट करते हैं किससे, वी नॉट से। बैरियर वोल्टेज वी नॉट, डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिप्लीशन रीजन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जाके, इक्विलिब्रियम मतलब जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल होंगे, उस केस में डिप्लीशन रीजन में कितना पोटेंशियल है, वही क्या होगा हमारा बैरियर पोटेंशियल।
ऑल्सो कॉल्ड बिल्ट इन पोटेंशियल, इसको बिल्ट इन पोटेंशियल भी कहते हैं। अपोजेज मेजोरिटी कैरियर मूवमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो अब कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये अपोज करता है मूवमेंट को। टिपिकल वैल्यूज, हाँ, वी नॉट की वैल्यू कितनी होती है सिलिकॉन के लिए 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। ठीक है, तो ये वैल्यूज तो लर्न करनी है हमें। स्टॉपिंग वोल्टेज की वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितनी होती है 0.7 एंड जर्मेनियम के लिए होती है 0.3। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस पोटेंशियल एग्जिस्ट विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज। ये तो अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं भी दे रहे हैं ना उस पूरे सेमीकंडक्टर को, पीएन जंक्शन को, तब भी ये बैरियर वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो ये प्लीज अच्छे से लर्न कर लेना इसको, ये वैल्यूज भी देख लेना वी नॉट की इसके लिए और जर्मेनियम के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन बाइसिंग। पीएन जंक्शन बाइसिंग में क्या होता है, हम हमारे पीएन जंक्शन को एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, बस इसी को ही बोलते हैं बाइसिंग करना। तो पीएन जंक्शन की बाइसिंग दो टाइप से हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ये हमारा पीएन जंक्शन था, दिस वाज पी एंड एन, ये एक जंक्शन है बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जो P मतलब जो P साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं एंड N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। व्हेन द P side of the PN junction is connected to the positive terminal of the battery and the N side of the semiconductor or the PN junction is connected to the negative terminal of the battery, then that is known as forward biasing। इस फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, अब आपको याद है एक यहाँ पे एक वोल्टेज बनी थी, बैरियर वोल्टेज है ना, इसकी वैल्यू क्या थी VB या V नॉट इसको बोला गया था। अब हमने यहाँ पे एक वोल्टेज दी है V, ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये VB की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू जो हमने V की वैल्यू दी है। तो जो डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बना था ऐसे करके, ये डिप्लीशन रीजन था। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन धीरे 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 कम होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होल्स हैं बचे हुए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, अब इन्हें क्या होगा, इन्हें ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो यहाँ इसको ये एक पुश देगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा पुश देगा सच दैट कि यहाँ पे जितने होल्स हैं वो सारे मूव करने लग जाएंगे एंड यहाँ के ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इसको पुश देगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मतलब अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये VB की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, ये जो डिप्लीशन विड्थ है ये घटती जाएगी। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो यही है हमारी क्या फॉरवर्ड बाइसिंग एंड इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताती हूँ मैं आपको। कनेक्शन यही है कि P side is connected to the positive terminal and N side is connected to the negative terminal, external voltage V forward। Done। Depletion region पे क्या इफेक्ट होता है, what happens, external voltage opposes barrier potential। अब जो external voltage हमने दी V वो इस barrier potential को oppose करेगी। Done। फर्स्ट स्टेप यही है। effective barrier is equal to V naught minus V, यहाँ तक है, मतलब जो अब यहाँ पे बचेगा V नॉट या VB, इसको V नॉट लिख देते हैं, ठीक है, बैरियर वोल्टेज। तो अब जो इफेक्टिव होगा वो कितना हो गया, V नॉट माइनस V। अब वो कम होती गई ना, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, V नॉट माइनस V बचेगा। इसके बाद डिप्लीशन विथ डिक्रीजेस, तो डिप्लीशन विथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई एंड बैरियर हाइट रिड्यूसेस। तो जो बैरियर पोटेंशियल था वो भी धीरे 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 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अब एक लिमिट आएगी कि जब हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू बैरियर वोल्टेज से बहुत ज्यादा हो गई, तब क्या होगा, तब डिप्लीशन विड्थ गायब हो जाएगी एंड बैरियर पोटेंशियल गायब हो जाएगा। अब आराम से स्मूथली करंट फ्लो करेगा हमारे इस सर्किट में। कैसे होगा, देखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स गेन एनर्जी फ्रॉम बैटरी, ओवरकम रिड्यूस्ड बैरियर जो हमारा बैरियर था, यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन था। अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मतलब यहाँ पे P साइड पे होल्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अब वो क्या करेंगे, वो इनको ओवरकम करेंगे। ठीक है,
इनको एनर्जी मिल जाएगी हमारी बैटरी से, जो हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी है इसके यहाँ पे ऐसे करके, उससे इसको इनको क्या मिलेगी, पी साइड वालों को एनर्जी मिल जाएगी और इधर से एन साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, होल्स इंजेक्टेड इनटू एन साइड, अब यहाँ से होल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, जब हमारा डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल था तब इक्विलिब्रियम आता था। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट ग्रेटर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट से, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लोज इजीली। तो हमारे पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बाइसिंग में बस यही है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है कि पी साइड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ कम होती जाती है, बैरियर पोटेंशियल कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो डिफ्यूजन करंट है वो ग्रेटर हो जाता है, किससे, ड्रिफ्ट करंट से। एंड इससे अगला पॉइंट ये है कि करंट बहुत इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो आपस में फ्लो करे, अब उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जब मूवमेंट स्टार्ट नहीं था, जब बैरियर बन गया था, एक ट्रैफिक जैम हो गया था, तो वहां पे डिप्लीशन रीजन था। अब यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं। ओके अब है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताते हैं, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं करंट। अब क्या हो रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग में, जब पी साइड को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ और एन साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इस केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो कम हो रहा है, बट स्टार्टिंग में तो डिप्लीशन रीजन था, जैसे ही हमने वो वोल्टेज कनेक्ट करी तब तो डिप्लीशन रीजन था, उसका इफेक्ट था, वो एक बैरियर प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में करंट बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा करंट। दूसरे कलर से बनाती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम होगा करंट की वैल्यू, ठीक है। बट उसके बाद जैसे ही सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है ना, बैरियर वोल्टेज की वैल्यू, तो जैसे ही 0.7 सिलिकॉन के लिए क्रॉस करेगी, मतलब अब क्या हुआ, अब हमारी जो एक्सटर्नल वोल्टेज थी वो बैरियर वोल्टेज से ज्यादा हो गई है, तो अब डिप्लीशन रीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड करंट बहुत इजीली फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इसके बाद ये यहाँ पे होती है कट इन वोल्टेज या फिर बैरियर वोल्टेज, सेम ही चीज है। इसके बाद जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, वो एक्सपोनेंशियली जाएगा, यहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं ना कि वी और आई का ग्राफ तो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, बट यहाँ पे डायोड के केस में क्या होता है, इसके केस में जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं तो एक कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज के बाद में क्या होता है कि जो करंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल दोगे तो करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसी को ही हम नॉन लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो कट इन या कट ऑफ वोल्टेज के बाद, बैरियर वोल्टेज के बाद जो ग्राफ होता है वी और आई के बीच में, वो क्या होते हैं, नॉन लीनियर होता है। जैसे ही उसने बैरियर को क्रॉस किया वैसे ही करंट एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे ये लिखा है, कट इन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.2 0.3 होता है अप्रॉक्स। अब इसमें करंट क्या करता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ी, ठीक है। ये देखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, कब होती है, जब पी साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे कि जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम होने लग जाता है, और एक केस आता है, क्या केस आता है, जब करंट बहुत एक्सपोनेंशियली फ्लो करता है, मतलब कट इन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहता है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम देखेंगे रिवर्स बाइस। ओके तो अब आते हैं रिवर्स बाइस पे। तो अभी फॉरवर्ड बाइस देखा, तो रिवर्स बाइस में क्या होता है, जब हमारा ये पीएन जंक्शन है, ये पी है, ये एन है,
जब पी साइड नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो तो ये हमारा हो जाता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग से बिल्कुल उल्टा होता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हम पी साइड को एन टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं बैटरी के, एंड वी कनेक्ट द एन साइड ऑफ द पी एन जंक्शन विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इस केस में जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो इंक्रीज करती इस केस में जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो इंक्रीज करती है, एंड जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी क्या करता है, इंक्रीज, सच दैट नो करंट और अ वेरी नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्या होगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। रिवर्स बाइस सबसे पहले कनेक्शन है पी साइड कनेक्टेड टू द एन टर्मिनल, एन साइड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एक्सटर्नल वोल्टेज यही हमारा वी है। अफेक्ट ऑन डिप्लीशन रीजन पे यही इफेक्ट होता है। एक्सटर्नल वोल्टेज एड्स बैरियर पोटेंशियल, एड्स मतलब ये इसके साथ मिल जाती है, ठीक है, एड्स मतलब उसके साथ मिल जाना, उसकी हेल्प करना उसको बढ़ाने में। तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज होती है वो बैरियर पोटेंशियल के साथ मिलके अब इफेक्टिव बैरियर बना देते हैं वी नॉट प्लस वी। उस केस में बैरियर फॉरवर्ड बाइसिंग में जो बैरियर पोटेंशियल थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, वी नॉट माइनस वी हो जाती थी, है ना। बट इस केस में क्या होता है, वी नॉट प्लस वी हो जाता है। डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस एंड बैरियर हाइट इंक्रीजेस, तो अब डिप्लीशन विड्थ भी इंक्रीज करती है और बैरियर हाइट भी इंक्रीज करती है, बिल्कुल उल्टा है इसका। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिपेल्ड फ्रॉम जंक्शन, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैन क्रॉस, ड्रिफ्ट करंट इज ग्रेटर देन डिफ्यूजन करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारा डिफ्यूजन करंट था वो ग्रेटर था ड्रिफ्ट करंट से, बट रिवर्स बाइसिंग में हमारा ड्रिफ्ट करंट ग्रेटर हो जाता है डिफ्यूजन करंट से, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। वेरी स्मॉल करंट फ्लोज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट, बहुत ही कम नेगेटिव मतलब बहुत ही कम करंट क्या करता है, फ्लो करता है हमारे सर्किट में। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखो, हाँ ये रहे इसके कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या होगा, सी सबसे पहले बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, हम रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं है ना उस सर्किट को, तो बहुत कम करंट फ्लो करता है। बट जैसे ही उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू बहुत इंक्रीज कर देते हैं तो एकदम से ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब करंट की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो यही क्या है हमारा ब्रेक डाउन रीजन। यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत कम करंट था, जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई तो वैसे ही एकदम से करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसी रीजन को हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। स्मॉल कांस्टेंट करंट माइनस आई नॉट, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बट करंट बहुत कम बढ़ रहा है। टिपिकल वैल्यू फ्यू माइक्रो एम्पियर्स में इसकी वैल्यू होती है। एट ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचा, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट इंक्रीजेस शार्पली, करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ब्रेक डाउन एट वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे से हमने छोटी सी रिवर्स वोल्टेज दे दी एंड वैल्यू बढ़ गई, नहीं, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। रिवर्स वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ही है, बट उसको रिवर्स बाइसिंग में बोल रहे हैं, इसीलिए उसको रिवर्स वोल्टेज कह रहे हैं, ठीक है वो वोल्टेज ही, बट रिवर्स बाइसिंग में यूज हो रही है इसीलिए उसको रिवर्स वोल्टेज कह रहे हैं, ठीक है बैटरी ही कनेक्टेड है पी से एन एंड एन से पी कनेक्टेड ही है उसके अंदर। उसके बाद यही है, यही कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब यहाँ पे इसके बाद कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर आपसे फॉरवर्ड पूछेगा तो सिर्फ फॉरवर्ड बनाना है, अगर आपसे रिवर्स पूछेगा तो रिवर्स बनाना है, और अगर आपको बोल दे कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनाओ तो आपको उसके अंदर दोनों बनाने पड़ेंगे, आपको फॉरवर्ड रिवर्स दोनों बनाने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं है, ये वही है फॉरवर्ड और रिवर्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया। देखो फॉरवर्ड है, ऊपर ये वाला साइड फॉरवर्ड और ये रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या है, पहले कट इन वोल्टेज आएगा, उसके बाद एकदम से शार्पली करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसमें क्या है, पहले जो करंट है वो इंडिपेंडेंट होगा वोल्टेज से, और फिर ब्रेक डाउन रीजन में क्या होगा, एकदम से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारे आईवी कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरवर्ड बाइस में क्या है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है ना, कट इन वोल्टेज के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एंड रिवर्स बाइसिंग में क्या है, स्मॉल कांस्टेंट करंट, बहुत कम करंट होता है, जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो सडन इंक्रीज एंड एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
एसिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये ग्राफ जो है ये एसिमेट्रिक ग्राफ हो जाता है, बस इतना ही है। ठीक, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछ लेता है या 3 नंबर में पूछ लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि हम सेमीकंडक्टर डायोड को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या है। तो सबसे पहले डायोड, डायोड का मतलब होता है डाई एंड ओड। तो डाई का मतलब है 2 एंड ओड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट इज एनोड एंड दूसरा क्या है, कैथोड। ये जो ट्रायंगल है ये पी साइड है एंड जो स्ट्रेट लाइन से बनाया है वो क्या बनाया है, एन साइड है। ये एरो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करता है। तो 2 टर्मिनल डिवाइस है, अलाउ करंट्स इन वन डायरेक्शन ओनली। बट करंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। अभी हम पढ़ के आए हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, तो बहुत अच्छे से समझा होगा कि करंट कैसे फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। और करंट की इसी प्रॉपर्टी, डायोड की इसी प्रॉपर्टी से हम रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे रेक्टिफायर नेक्स्ट टॉपिक में, तो पूरा का पूरा ना यही है कि डायोड की यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लोइंग की प्रॉपर्टी पे वो बेस्ड है। नेक्स्ट, ब्लॉक्स करंट इन रिवर्स बाइस, अभी इतना सब पढ़ा है। तो रिवर्स बाइस में करंट को फ्लो नहीं करता है एंड फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करता है, तो इसी यही बस इसकी खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या है। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफायर्स। बेटा रेक्टिफायर्स वो डिवाइस होते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं, ठीक है। इनका मेन यूज पावर सप्लाई सर्किट्स में होता है, जैसे मोबाइल चार्जर और टीवी में। ये डायोड की यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब कि डायोड जो होता है ना वो सिर्फ करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है, तो ये उसका यूज करते हैं हम, इसमें डायोड्स यूज करते हैं। रेक्टिफायर्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का बेसिकली काम क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसको डायरेक्ट करंट में बदलना। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ एक वेव को डायरेक्ट करंट में बदलता है। एंड फुल वेव रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट की दोनों वेव्स, दोनों मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको डायरेक्ट करंट में बदलता है, ठीक है। कैसे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है। यूजेस डायोड्स यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जो अभी आपको बताया मैंने, जो डायोड है ये हमारा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनि मतलब एक एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है, ठीक है। एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, मोबाइल चार्जर, इन सब में यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। चलो, तो सबसे पहले हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर को पढ़ते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। अ जंक्शन डायोड, जंक्शन एक ही डायोड होती है इसके अंदर, डी। और एक लोड रेजिस्टेंस होता है, एंड अ लोड रेजिस्टेंस आर एल, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम में बनाती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है हमारा ट्रांसफॉर्मर, तो ये प्राइमरी कॉइल है। उसके बाद यहाँ पे होता है सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हमारा एसी सोर्स है जो हम इनपुट दे रहे हैं इसको, ठीक। यहाँ पे है हमारा डायोड, एक ही डायोड होता है तो इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा लोड रेजिस्टेंस आर एल, बस यही है हमारा क्या, सीधा बनाना ये, हाँ यही है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये काम कैसे करता है, देखो इनपुट वेव देते हैं हम पहले, ये हमारी इनपुट वेव है, ऐसे होगी इनपुट वेव, ये इनपुट था। अब आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें 2 साइकिल्स होंगी, एक होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी होगी नेगेटिव हाफ साइकिल। ध्यान से समझना पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ क्या होता है। जब हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं ऊपर वाली,
ऊपर वाली साइकिल जाएगी सबसे पहले इसके अंदर। ये प्राइमरी कॉइल है हमारी, ये P है, ये S है, इस पॉइंट को बोल दो A और इस पॉइंट को बोल दो B। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव हाफ गया तो P पॉजिटिव, म्यूचुअल इंडक्शन से S पॉजिटिव, तो जो A होगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो B बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन से, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन से। तो हमारा जो A होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जब A पॉजिटिव हुआ तो मतलब डायोड का P साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड N साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड D क्या हो जाएगा हमारा, ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ये, और फॉरवर्ड बायस में ये बहुत इजीली करंट को क्या करता है, फ्लो करता है। इसको मैं लिख कर दिखाती हूँ पहले आपको। देखो इसके स्टेप्स क्या है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ के टाइम पे जो हमारा डायोड है D वो क्या होगा, ऑन। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, तो करंट विल फ्लो, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। कहां से फ्लो करेगा, जो हमने एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे, इधर से करंट फ्लो करेगा RL में से, तो करंट विल फ्लो थ्रू RL। बस इतनी ही लाइंस लिखनी है, ज्यादा इसमें कहानी नहीं लिखनी है। पॉजिटिव हाफ के टाइम पे डायोड D क्या होगा, ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव, P साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई, P साइड पॉजिटिव हो गई एंड N साइड नेगेटिव हो गई, इसलिए वो ऑन हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से। तो करंट फ्लो करेगा RL में से। अब जब वेव आएगी, आउटपुट वेव, तो इनपुट दिया है वोल्टेज, तो करंट भी हमारा मिलेगा हमें, क्योंकि करंट तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा नेगेटिव साइकिल में, 1 सेकेंड, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, जो ये नेगेटिव साइकिल होगी, अब जो ये P होगा ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन से SB क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये जगह क्या हो गई, पॉजिटिव, तो जो हमारा A होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब डायोड का P साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है एंड जो N साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा, और रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता, रिवर्स बाइसिंग में डायोड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ के टाइम पे जो N है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड जो P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जो डायोड होगा वो क्या होगा, ऑफ, क्योंकि वो रिवर्स बाइसिंग में है। सो द करंट विल नॉट फ्लो, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा हमको। बस यही है हमारा रिवर्स हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस ऐसे स्टिल, पॉजिटिव में आउटपुट मिल रहा था, नेगेटिव में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके बाद जब दोबारा से, अब दोबारा ये साइकिल रिपीट होगी, ये वाली साइकिल, अब पॉजिटिव साइकिल दोबारा रिपीट होगी, तब हमें क्या होगा, तब सेम चीज यही आएगी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वो फिर से रिपीट होगी, तो हमको क्या मिलेगा, फिर से एक आउटपुट मिलेगा। फिर से नेगेटिव साइकिल आएगी तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यही होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब वो सिर्फ हाफ वेव को ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, यही काम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। एक ही डायोड होता है इसके अंदर, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और रेजिस्टेंस RL लगा होता है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है इसका। आधी वेव को ही ये AC से DC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा अच्छे से। कब डायोड ऑन होगा, कब ऑफ होगा, ये भी ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ में वो ऑन होगा, नेगेटिव हाफ में वो ऑफ हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है। ओके, लास्ट टॉपिक है अब हमारा इस चैप्टर का, फुल वेव रेक्टिफायर। तो
तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, इसमें भी पहले लिखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, सेंटर ट्रैप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। 2 जंक्शन डायोड्स, इसमें 2 डायोड्स होती हैं। हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड थी, इसमें क्या होती है 2 जंक्शन डायोड्स D1 एंड D2, ठीक है। एंड अ लोड रेजिस्टेंस RL, और एक लोड रेजिस्टेंस RL है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। फिर से ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल आएगी, ये प्राइमरी है, ये टेढ़ा हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद यहाँ पे भी एक डायोड D1 कनेक्टेड होगा एंड यहाँ पे एक डायोड होगा D2, ठीक है। D1 एंड D2, 2 डायोड्स हैं। अब लोड रेजिस्टेंस को यहाँ लगाएंगे RL, डन। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और ये जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर होगा, ये ट्रांसफॉर्मर है। पिछले वाले में भी मैंने शायद ये बनाया नहीं, करना पड़ता है ऐसे, पता नहीं क्यों करना पड़ता है, दिखाने के लिए कि ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। एंड इसमें बीच में ना 2 लाइन्स बना देना, ओके। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। फिर से हम यहाँ पे एक इनपुट वेव लेंगे, एक इनपुट वेव ली हमने, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ली। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से देखो 2 साइकिल्स होंगी, पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। बट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, मतलब जब ये वाली साइकिल होगी, तो P पॉजिटिव, S पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, और यहाँ ये नीचे नेगेटिव। तो मतलब डायोड D1 का जो P है ना, वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा, बट डायोड D2 का जो P है वो तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो D1 ऑन होगा बट D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। D1 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है P साइड से कनेक्टेड है, एंड ये क्या हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि इसका जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये N साइड से इससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो D1 ऑन होगा तो ये करंट फ्लो करेगा, और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसकी भी वो लिख देते हैं, स्टेप 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे जो D1 है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और D2 रिवर्स बाइस होगा। तो D1 ऑन होगा, ठीक है, और D2 क्या होगा, ऑफ। तब पर जो करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ D1, फर्स्ट डायोड, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो वो करंट को फ्लो कराएगा, और D2 तो ऑफ हो जाएगा तो उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव साइकिल आती है तो इसका हम वो बना देते हैं आउटपुट वेव। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो पॉजिटिव हाफ के टाइम पे भी आउटपुट आ रहा है, ठीक। अब जब नेगेटिव हाफ होगा साइकिल का, नेगेटिव हाफ में ये चीज नेगेटिव होगी तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव हाफ में क्या होगा, D1 ऑफ हो जाएगा और D2 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो D1 रिवर्स बाइसिंग में होगा एंड D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो D2 से फ्लो कर रहा होगा एंड D1 हमारा ऑफ हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब इस केस में जो D1 है वो रिवर्स बाइस होगा और वो क्या हो जाएगा, ऑफ, एंड जो D2 है वो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, एंड वो क्या हो जाएगा, ऑन। अब जो करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो
बिकॉज ऑफ D2। अब D2 की वजह से करंट फ्लो करेगा, तो करंट तो फ्लो कर ही रहा है, चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो। तो नेगेटिव हाफ के टाइम पे भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ऊपर ही आएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर से जब साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी तो फिर से पॉजिटिव हाफ आएगी, फिर करंट फ्लो करेगा, फिर हमारा आउटपुट आएगा, फिर नेगेटिव हाफ में फिर करेगा। तो यही है ना फुल वेव रेक्टिफायर, कि ये फुल वेव को रेक्टिफाई करता है, फुल वेव को एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। एंड हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था, कि वो आधी वेव सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को या नेगेटिव साइकिल को ही, सिर्फ आधी साइकिल को ही ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको ध्यान से करना है, इनके स्टेप वाइज इनका देखना है कि कैसे वर्किंग है, इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यही होता है रेक्टिफायर का, कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है तो ये करंट फ्लो करता है, जब डायोड रिवर्स बाइस में होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। मतलब जो डायोड है उसकी यूनिडायरेक्शनल जो करंट की फ्लो की प्रॉपर्टी है, बस यही यूज होती है। और राइट, तो आई होप आपको सब समझ आया होगा रेक्टिफायर्स का, पीएन जंक्शन। तो हमने ना अभी तक सारे के सारे, मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ, 3 पार्ट्स में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 में एनर्जी बैंड्स किया था, एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन एन टाइप, ये हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में किया था। आज हमने पीएन जंक्शन कंप्लीट कर लिया, सेमीकंडक्टर डायोड देख लिया कि वो कैसा उसका सिंबल होता है। पीएन जंक्शन में हमने सारे स्टेप्स देखे कि कैसे जंक्शन बनता है, डिप्लीशन रीजन कैसे होती है, ड्रिफ्ट करंट एंड बैरियर वोल्टेज सब देखा, डिफ्यूजन करंट, आईवी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए दोनों के, फॉरवर्ड के भी पढ़ा है ना, एकदम कट इन वोल्टेज के बाद एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। रिवर्स का भी देखा कि ब्रेकडाउन के बाद एकदम डिक्रीज कर करंट बढ़ने लग जाता है। एप्लीकेशन देखिए अभी डायोड की एज अ रेक्टिफायर, 2 रेक्टिफायर्स है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में आए थे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप पे रखो, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड्स होंगे। सो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं सारा का सारा सिलेबस एकदम आपको अच्छे से कराऊं। सो थैंक यू।